तो ये बड़ी खबर है कि अब कार्रवाई जो है मुंबई पुलिस जो है वो जल्द अब करने वाली है। और ये आपको बता दें कि बार्क ने जो है इस मुंबई पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है और जो एक नोटिस जो है वो भी जारी किया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से। और इसमें लिखा गया सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत ये नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, जिसके तहत ये बताया गया है कि एक केस रजिस्टर करके ये पूरा मामला जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इसमें दो व्यक्तियों का नाम दिया गया है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा नाम लेकर के बताया गया कि वो कौन से चैनल हैं जिन्होंने इस रेटिंग के फर्जीवाड़े में हिस्सा लिया था। और उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम साफ साफ लिखा है और उसमें साफ लिखा है ये टीआरपी मैनिपुलेशन थी। और इसीलिए इसके बाद जो है और जानकारी बार्क से मांगी गई है। बार्क से ये कहा गया है कि वो ये बताएंगे कि जहां पर ये बैरोमीटर्स लगे हुए थे वहां रिलेशनशिप मैनेजर कौन था ये बताया जाए। और जो व्यूअरशिप का डेटा बार्क जनरेट करता है उसमें रिपब्लिक टीवी का जो डेटा सामने आया जो कि संदेहास्पद था, तो वो डेटा भी वो मुंबई पुलिस को मुहैया कराएंगे और ये डॉक्यूमेंट्स उनको सौंपेंगे। ये कार्रवाई करने के लिए बार्क को नोटिस जारी किया है मुंबई पुलिस ने। ये आपके सामने कॉपी उस नोटिस की चल रही है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ अजय कुमार भी जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। अजय, इतने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा मुंबई पुलिस ने किया, इससे पहले कभी ऐसा सुना नहीं, कभी ऐसा देखा नहीं कि इतना बड़ा ये खेल चल रहा होगा। एक बार आप भी अगर व्यूअर्स को ये समझा सकें कि टीआरपी मैनिपुलेशन का सरल शब्दों में मतलब क्या है। और मुंबई पुलिस कमिश्नर बार बार ये कह रहे थे कि ये आंकड़े जो हैं, आंकड़ों का हेरफेर, ये सैकड़ों करोड़ की हेरफेर में तब्दील होता है। इसका ये कैसे होता है? दरअसल इसको सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम टीआरपी किसे कहते हैं। टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। ये आधारित करता है कि दरअसल दर्शक कितना उस पर्टिकुलर टेलीविजन चैनल को देख रहे हैं। अब इसे समझना आवश्यक है कि हमारे देश में अगर हम आबादी के आधार पर देखें तो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच में लगभग 80 करोड़ के आसपास टेलीविजन सेट हैं। और हम ये मानते हैं कि लगभग 100 करोड़ के आसपास हिंदुस्तानी टीवी देखते हैं। अब जरा इस आंकड़े को समझिए कि 30,000 बक्से हैं जो कि अलग अलग घरों में लगाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। और उन बक्सों में कितनी देर तक आप कौन सा टेलीविजन चैनल देखते हैं, यह दरअसल प्रदर्शित करता है कि उस पर्टिकुलर टेलीविजन चैनल की लोकप्रियता क्या है। मसलन अगर अब हम रिपब्लिक की ही बात कर लें तो रिपब्लिक टीवी, जैसा कि अभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर कह रहे थे, दिन भर उस चैनल को चलाकर छोड़ने की बात कही गई थी। इसका मतलब अगर चैनल लगातार दिन भर चलता रहता है तो फिर उसके आधार पर जो डेटा एकत्रित होता है वो बताता है कि वो कितना लोकप्रिय है। अब इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसे लेकर तमाम टेलीविजन चैनल हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। अगर आज हम मानते हैं कि 80 करोड़ घरों में टेलीविजन पहुंच रहा है तो उसे मापने के लिए सिर्फ 30,000 बक्से, यानी कि हर 5 लाख व्यक्ति के पसंद को तय करता है एक परिवार। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत ही विकराल रूप अख्तियार कर लेता है, क्योंकि जैसे ही आप इसे डेटा पॉइंट के आधार पर लेकर आते हैं तो फिर आप समझते हैं कि दरअसल एक टेलीविजन घर, एक व्यक्ति जो अपने घर में टीवी चला रहा है, जिसके घर में बक्सा लगा हुआ है, वो दरअसल देश के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है और उसकी सोच को बता रहा है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बहुत रिफ्लेक्टिव नहीं है। दूसरे तरीके से अजय, अगर हम समझने की कोशिश करें, आपने बताया कि देश में अगर 80 करोड़, आपने कहा 80 करोड़ व्यूअर्स हैं टीवी के, ऐसा मान के चला जाता है, और उनके लिए वो किस चैनल को कितना देख रहे हैं, उनकी पसंद कौन सा चैनल है, इसके लिए 30,000 बॉक्सेस लगाए गए। और ये जिसके घर में बॉक्स लगे उसको भी नहीं पता है, मालूम होता है? नहीं, उनको पता होता है। उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे अभी हंसा एजेंसी की बात कही जा रही है जिसको कि बार्क ने हायर किया है और वो उसका सारा डेटा पॉइंट देखता है। तो हंसा एजेंसी इन घरों के साथ जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, वो नॉन डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से कई ऐसे घर चुने जाते हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे घर नहीं होते हैं। उन्हें इस बात की समझ ही नहीं होती है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप किसी को नहीं बता सकते कि आपके घर में बक्सा लगा हुआ है, आप किसी को कोई जानकारी साझा नहीं कर सकते। रोज दिन आपकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। उसके साथ साथ जो हंसा एजेंसी है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो डेटा एकत्रित हो रहा है वो पूरे तरीके से प्योर हो, करप्टेड कहीं से भी ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जैसा कि हमने अभी देखा, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने यह बताया कि इसी डेटा पॉइंट को करप्ट किया गया, यानी कि घर पर लोगों को पैसे दिए गए कि आप अमुक चैनल को बहुत देर तक देखिए। जैसे ही एक अमुक चैनल को कोई दर्शक या वो परिवार जो बॉक्स जिसके घर में लगा हुआ है बहुत देर तक देखता है, उसकी रेटिंग बढ़ती चली जाती है और
और इसी से एक बड़े फर्जीवाड़े की बात निकल कर आती है। अच्छा, लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ बक्सों के कुछ बक्से मान लीजिए मैनिपुलेट कर दिए अगर किसी ने, क्योंकि जैसा वजह बता रहे थे कि वो उस घर में तो लोगों को पता है कि हमारे यहाँ टीआरपी मापने वाला वो बक्सा लगा हुआ, बॉक्स लगा हुआ है, लेकिन ये बाहर किसी को नहीं पता। यानी हमें नहीं पता, हम इंडिया टीवी में काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि किस घर के अंदर वो बॉक्स लगा हुआ है। तो अगर कोई व्यूअर इंडिया टीवी देख रहा है तो वो हमारी रेटिंग के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर वो कोई और चैनल देख रहा है तो उसकी रेटिंग के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। अब ये बताइए, 80 करोड़ लोगों के लिए 30,000 बक्से लगाए गए, ये मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने बताया। जैसे हम लोग सैंपल सर्वे करते हैं, अब बिहार का चुनाव आने वाला है, ओपिनियन पोल लोग निकालेंगे जाकर के। अब 13 करोड़ 15 करोड़ की आबादी के लिए कुछ हजार का सैंपल साइज होता है जिनसे सवाल किए जाते हैं और उससे बताया जाता है कि फलानी पार्टी जो है लगता है कि लीड कर रही है। ऐसे ही आप कह रहे हैं सैंपल साइज के बिना पर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जनरेट होते हैं। बिल्कुल। तो अगर मुंबई पुलिस की माने तो 30,000 बॉक्सेस में से 2,000 बॉक्सेस कॉम्प्रोमाइज थे, तो ये तो बहुत बड़ा रेशो है। अगर 30,000 बॉक्सेस में से 2,000 बॉक्सेस मैनिपुलेट कर लिए किसी चैनल ने तो उसकी रेटिंग बढ़ना तो तय है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आप 30,000 में से अगर 2,000 बक्से, यानी कि अगर आप देखें तो तकरीबन 10% के आसपास बक्सों को आप प्रभावित कर रहे हैं, और 10% बक्से दरअसल पूरी रेटिंग के इस पूरे खेल को इतने बुरे तरीके से बिगाड़ सकते हैं कि उसका प्रभाव आप बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। और यही वजह है कि जब एक अचानक से किसी चैनल पर बहुत जबरदस्त सर्ज की बात आती है, यानी कि उसके जो देखने की प्रवृत्ति है लोगों की वो बहुत अचानक से बढ़ती है, तो हर कोई जो टेलीविजन चैनल में काम कर रहा होता है या फिर जो तमाम टेलीविजन चैनल है वो ये सजग होकर देखना पसंद करते हैं कि भाई ऐसा क्या चला दिया आपने, आप क्या ऐसा दिखा रहे हैं कि दर्शक पूरी तरीके से टूट कर सिर्फ आप ही को देख रहे हैं। ऐसा यदा कदा तो संभव है, लेकिन क्या हफ्ते दर हफ्ते यह संभव हो सकता है? और यहीं पर जो शक की बात है वो निकल कर आ रही थी, जिसके बारे में दबी जबान में चर्चाएं तो बहुत हो रही थी, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। अब जैसे कि बार्क ने इस पूरे मामले पर कंप्लेन किया, बार्क वो एजेंसी जो इस पूरे डेटा के मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, जिसकी जो डेटा है उसे न सिर्फ टेलीविजन इंडस्ट्री मानता है बल्कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मानती है, जिसके दम पर सभी टेलीविजन चैनल को उनको एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं। तो ये जो बार्क एजेंसी है इसने कंप्लेन किया, उसके बाद हंसा ने उसके बाद कंप्लेन किया और फिर जाकर यह पूरा मामला खुला है। तो सौरभ, ये जो पूरा मामला खुला है दरअसल अब ये यहां रुकेगा नहीं। हमें लगता है कि इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और बढ़ेगी, क्योंकि अब यह बात तय करना आवश्यक होगा कि दर्शक जो देख रहा है वही प्रतिबिंबित होना चाहिए रेटिंग में भी, और इससे बहुत बड़ा एक फेरबदल भी आ सकता है। नहीं, देखिए इसके दो पहलू हैं अजय। एक तो आपने समझाया कि कैसे जो रेटिंग होती है जो कि बार्क जनरेट करता है इन्हीं बॉक्सेस के आधार पर, अगर आपने रेटिंग मैनिपुलेट कर ली तो आपने आपका जो आय का स्रोत है एडवर्टाइजमेंट, आपने उसमें फर्जी तरीके से पैसा कमा लिया, क्योंकि अब आप विज्ञापन देने वाली कंपनी के पास एक झूठी रेटिंग लेकर के जाएंगे, उतने लोग आपको पसंद कर नहीं रहे या देख नहीं रहे, लेकिन आप वो रेटिंग लेकर के जाएंगे और आप एक बढ़े हुए दर पर, बढ़े हुए रेट पर आप एडवर्टाइजमेंट कमाएंगे। ये तो पहला फ्रॉड हुआ। और दूसरा फ्रॉड, आप फिर चिल्लाकर दुनिया को ये बताते हैं कि हमारी व्यूअरशिप इतनी है, हमें इतने लोग देख रहे हैं, आप ये जानते हैं कि ये चोरी की व्यूअरशिप है, ये इतने लोग आपको दरअसल देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप फिर उसको दर्शकों के मन में ये बात बैठाने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत लोकप्रिय हैं, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। तो आप लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं, आप उनके मन में भी ये भावना गलत तरीके से डाल रहे हैं कि लोग आपका दिखाया हुआ कंटेंट पसंद करते हैं या आपका किया हुआ काम पसंद करते हैं। बिल्कुल सर, दरअसल देखिए यहां पर सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, दर्शकों के साथ जो फर्जीवाड़ा है यह सीधा विशुद्ध 420 है, धारा 420 सीधे तौर पर, क्योंकि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप ये लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं कि देखिए हम देश के सबसे ज्यादा पसंदीदा चैनल हैं, हम सबसे ज्यादा दर्शकों के बीच में लोकप्रिय हैं। आप इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं और इस आपके ढिंढोरा पीटने से लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वासघात दर्शकों के साथ, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है सौरभ? इसमें तो हम सब इस बात को जानते हैं। दरअसल पत्रकारिता विश्वास का ही तो दूसरा नाम है। आज अगर पत्रकारिता से लोगों का भरोसा खत्म हो जाए तो पत्रकारिता बचेगी क्या? उस पत्रकारिता पर सबसे बड़ा घात है ये, अगर आप इस विश्वास को तोड़ते हैं। दूसरा, जिस एडवर्टाइजर के पास आप जाते हैं और आप कहते हैं कि देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा रेटिंग है, हम सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल हैं, इसलिए आप हमें सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू दें और उसके साथ साथ हमारे एड रेवेन्यू का रेट भी सबसे ज्यादा होगा,
जैसे ही आप ये बात कहते हैं, एडवर्टाइजर को यह महसूस होता है कि बार्क एजेंसी की तरफ से ये डेटा आ रहा है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप दरअसल यहां पर ठगी कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजर को भी ठग रहे हैं। इसलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर की इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की भी पड़ताल करनी पड़ेगी कि क्या एडवर्टाइजर इसमें ठगे गए या दरअसल कुछ एडवर्टाइजर ऐसे हैं जो कि अमुक चैनल के साथ मिलकर इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। तो सौरभ, इसका डायनेमिक्स बहुत बड़ा है और दर्शकों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमेशा दिखता है वो सही नहीं, जो चमकता है वो सोना नहीं। अच्छा, एक चीज अजय, और ये तो देखिए, मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर के अंदर एक रैकेट को पकड़ा है, रैकेट का पर्दाफाश किया है, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की। हमें बता रहे थे कि कुल देश भर में अगर 30,000 कुछ बक्से हैं, उसमें से लगभग 2,000 बक्से मुंबई के अंदर हैं, और मुंबई में ये फर्जीवाड़ा टीआरपी का चल रहा था, ये मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन क्या मुंबई के बाहर भी ऐसा हो रहा है? क्या बाकी देश के अंदर भी जो बॉक्सेस लगे हुए हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? इसके बारे में भी क्या आगे जांच होनी चाहिए? क्योंकि अगर वो कंपनी जिसको बार्क ने ठेका दिया था ये मीटर्स लगाने का, अगर उसके कर्मचारी मुंबई शहर की जानकारी कुछ चैनल्स को दे सकते हैं जिसमें रिपब्लिक का नाम आ रहा है, तो वो बाकी देश के अंदर जो मीटर लगे हुए उनकी जानकारी भी हो सकता है दियो। सर, इसमें कुछ जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि हम सबों को इस बात की जानकारी नहीं है कि देश के बाहर, देश के अलग अलग कोनों में इस तरह के फर्जीवाड़े की बात होती है। ये जानकारी है, लेकिन पुख्ता सबूत का अभाव बड़े पैमाने पर है। जैसे कि आप जरा इस बात को समझाइए, अचानक कोई एक चैनल जो कि हिंदी चैनल है वो चेन्नई में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। अचानक कोई हिंदी चैनल गुवाहाटी में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। अचानक कोई हिंदी चैनल आसनसोल में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। अचानक एक हिंदी चैनल नागालैंड में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। ये देखिए, ये एक गोरख धंधा है, इस बात को अब हमें मानना पड़ेगा। इस गोरख धंधे से पर्दा उठाना पड़ेगा। इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं और बार्क के पास इस बारे में जानकारी दी गई है। बार्क ने कई बार इस पर कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है कि बार्क ने कार्रवाई नहीं की है। बार्क के पास खुद अपनी एक जांच एजेंसी है। उस जांच एजेंसी के दम पर बार्क इस तरह के एबेरेशंस, बार्क इसे एबेरेशन कहता है, यानी कि अपवाद, इस तरह के अपवाद की जांच बार्क करता रहा है और ऐसे चैनलों को सेंसर भी किया गया है जिनके पास इस तरह की कोई चीजें पाई गई। जैसे आप एबरेशन कह रहे हैं, उसका मतलब यह कि जब समझ में ना आए कि भाई इस चैनल को इस हफ्ते अचानक इतने लोगों ने क्यों देख लिया, या इस जगह के व्यूअर्स ने इसको इतना क्यों देख लिया। जैसे मुंबई पुलिस ने भी बताया कि एक ऐसे घर पर मीटर लगा हुआ जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब वो हो सकता है हिंदी समझते हो, मराठी समझते हो, लेकिन उनके घर में चल रहा है अंग्रेजी चैनल, और अंग्रेजी चैनल दनादन घंटों घंटों उनके घर में देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये जो है, इसी बात को लेकर आज आवश्यकता है। जैसे कि मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, आज अगर आप अमेरिका में, आज अगर आप ब्रिटेन में टेलीविजन चैनल के रेटिंग पॉइंट्स को देखें तो बड़ा सीधा सा उसका आधार है। आमतौर पर या तो आपके पास डीटीएच है या फिर आपके पास केबल है, और उस केबल के बॉक्स में एक रिटर्न चिप लगा होता है, यानी कि एक बहुत छोटा सा चिप आपके बॉक्स में लगा होता है। जब कोई दर्शक आपका उस टीवी चैनल को देख रहा होता है, उस रिटर्न चिप से उसके देखने की अवधि रिकॉर्ड कर ली जाती है और रेटिंग एजेंसी उस अवधि को लाइव टाइम देते रहते हैं। यानी कि अगर जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, अभी कितने दर्शक इंडिया टीवी को देख रहे हैं, अगर हम अमेरिका में होते तो हम इसकी जांच कर सकते थे। तुरंत पता चल जाता है कि आप कितने दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको कितने दर्शक नहीं देख रहे हैं। यह है वास्तविकता में रेटिंग का असली स्वरूप, जो कि होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में चूंकि हमें लगा कि हमारे बहुत ही अलग अलग विषम परिस्थितियां हैं, टेलीविजन की जो ग्रोथ थी उस ग्रोथ को बहुत सुचारू तरीके से आगे नहीं बढ़ाया गया और आज़ादी भी रखने की बात कही जा रही थी कि हम स्वतंत्र रहें, हमारे एडिटोरियल पर किसी तरह का दबाव न पड़े, तो इसके लिए एक तरह का एक सिस्टम बनाया गया जिसमें पहले टैम था। टैम को लेकर भी इस तरह की शिकायतें बड़े पैमाने पर आ रही थी। टैम को इसी वजह से डिसॉल्व किया गया, हटाया गया, और उसके बाद बार्क की स्थापना हुई और बार्क ने इस पूरे मैकेनिज्म को शुरू किया। लेकिन अफसोस कि आज ऐसा लगता है कि बार्क का ये मैकेनिज्म भी सेंध फा चुका है और ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। अब शायद आवश्यकता, बार-बार एक बात अजय कही है कि ऐसी बातें पहले सुनी जा रही थी, ये शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इतनी बड़ी बात कि किसी चैनल ने हजारों टीआरपी बॉक्सेस को, हजारों बैरोमीटर्स को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, चोरी से उनकी जानकारी ले ली है, उनको पैसे देकर के, उनको रिश्वत देकर के घर वालों को वो अपने चैनल को दिखाया जा रहा है और अपनी रेटिंग बढ़ाया जा रहा है। और बार्क को भी ये बात पता नहीं चली। हमें बार्क की कम से कम इस बात में तारीफ करनी चाहिए कि उनको अगर
अगर शक हुआ तो उन्होंने इसकी क्रिमिनल कंप्लेंट करी, जिसकी बिना पर ये एक्शन हो रहा है। लेकिन ये अगर देखें तो अपने आप में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, बहुत बड़ी 420 है, जिसके इंप्लीकेशंस, इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, वो सैकड़ों करोड़ में है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम पूरे एड रेवेन्यू को देखें टीवी की इंडस्ट्री की, खास करके टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री की, तो तकरीबन हम 3,500 करोड़ के आसपास की बात कर रहे हैं, जो कि टेलीविजन रेवेन्यू है सिर्फ टीवी न्यूज इंडस्ट्री की। 3,500 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और अगर आप पूरे एंटरटेनमेंट टेलीविजन को भी इसके साथ ले लें, यानी कि जो एंटरटेनमेंट चैनल्स है उसको भी साथ ले लें, तो आप तकरीबन 10,000 से 12,000 करोड़ के एड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी रकम होती है। अब उस पैसे का क्या होगा? जो चोरी की टीआरपी दिखाकर इन चैनलों ने एडवर्टाइजमेंट का पैसा लिया और कमाया, अब उसका क्या होगा? जाहिर सी बात है, अब उन चैनलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो पैसे वसूले जाने चाहिए, क्रिमिनल इंटेंट के साथ उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कई ऐसी धाराएं हैं आईपीसी के जो लगाई जाएंगी। दरअसल इसमें इकोनॉमिक फ्रॉड से लेकर आपका जो एक बेसिक फ्रॉड की बात है 420 की बात, उसके साथ साथ कई तरह के और फ्रॉड्स की बात सामने निकल कर आ सकती है। और उसके साथ साथ अगर आप सही पैमाने पर देखें तो जो वो लोग इसके दोषी पाए जाएंगे उन्हें 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा एक बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान तो है ही इसका सौरभ, लेकिन इससे भी एक बड़ा नुकसान है दर्शकों का भरोसा। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये हम सब चाहते हैं, कम से कम हमारे जैसे चैनल, इंडिया टीवी जैसे चैनल, हम लगातार दर्शकों के भरोसे पर ही जीते हैं, क्योंकि हम जो खबर दिखाते हैं उसकी सत्यता और प्रामाणिकता के लिए हम खुद खड़े रहते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये धोखाधड़ी जो हुई है, ये केवल पैसों की हेरफेर नहीं है, ये दरअसल एक भरोसे के साथ धोखाधड़ी है। और वो भरोसा आपका था, जो हम सब के ऊपर था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उस भरोसे को कुछ चोट पहुंची है। लेकिन अब ये कार्रवाई जब होगी तो इसके बाद वो भरोसा दोबारा बनेगा। अजय, शुक्रिया आपका। और अब वक्त हो गया क्रिकेट धमाका का। सिर्फ 70 सेकंड के ब्रेक के बाद हम आएंगे और बताएंगे सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब में आज कौन मार सकता है बाजी।